नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट जो आपका जनवरी में एग्जाम लगा लगा हुआ है। 21 जनवरी 2024 को आपका एग्जाम लगा हुआ है, तो हम लोग वही पढ़ेंगे। देखिए, अब आपके पास मेरे दोस्त समय नहीं बचा हुआ, क्योंकि आज है 14 जनवरी और आपका एग्जाम है कितनी जनवरी को? 21 जनवरी को। तो आपके पास समय बहुत ही कम है। अब आप लोगों को क्या करना है? ओनली और ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। जितने भी आज दिन तक सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन जितने भी हो चुके हैं, उन सभी को आप कर लीजिए, तो अच्छे से आपका सीटेट पास हो जाएगा। ठीक है, जहां तक मेरा अनुभव है, सीटेट के सिर्फ प्रीवियस ईयर आप फोकस कर लीजिए, आप 120 प्लस स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने बिना समय गंवाए हम लोग अपने सेशन की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे। दिया गया है कि फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए। फातिमा क्या तर्क करती है? कि आपको ईमानदार होना चाहिए। आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहल वर्ग के नैतिक चिंतन के विकास के किस चरण में है? ऑप्शन ए दिया गया है सामाजिक अनुबंधन अभिनवीकरण, ऑप्शन बी दिया गया है कानून व्यवस्था अभिनवीकरण, ऑप्शन सी दिया गया है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण, ऑप्शन डी दिया गया है दंड आज्ञा पालन अभिनवीकरण। देखिए, ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, कोहल वर्ग का क्वेश्चन है। ठीक, कोहल वर्ग ने कितनी अवस्थाएं बताई? तो कोहल वर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई। कितनी बताई मेरे दोस्त? तो 3 अवस्थाएं कोहल वर्ग ने बताई। कितनी बताई? 3। देखिए, वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं कोहल वर्ग की। पहली अवस्था जो है पूर्व पूर्व परंपरागत पूर्व परंपरागत अवस्था। इसके बाद जो दूसरी अवस्था जो है परंपरागत अवस्था। परंपरागत अवस्था। इसके बाद जो तीसरी अवस्था वो आपकी है उत्तर परंपरागत अवस्था। तो ये आपकी 3 अवस्थाएं हैं कोहल वर्ग के अनुसार। यही चरण की बात करेंगे तो इनकी सारी तीनों अवस्थाओं में 2-2 चरण हैं। तो कितने चरण? चरण की बात करेंगे तो 6 हो जाएंगे। कितने? 6। 2-2 चरण सभी अवस्थाओं में हैं। तो देखिए, ये जो अवस्थाएं हैं आपकी, ये कितने से कितने उम्र तक की हैं? देखिए, जो पहली अवस्था जो है पूर्व परंपरागत अवस्था, ये आपकी है 4 से 10 साल। कितनी है भैया? 4 से 10 वर्ष। इसके बाद जो दूसरी अवस्था है ये आपकी है 10 से 13 वर्ष। कितनी है? 10 से 13 वर्ष। इसके बाद तीसरी जो अवस्था है 13 से प्लस 13 प्लस तीसरी अवस्था है। तो देखिए, कोहल वर्ग की 3 अवस्थाएं हैं। वहीं से आपका पहला ये क्वेश्चन लिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया था सामाजिक अनुबंधन अवनवीकरण, ऑप्शन बी दिया गया कानून व्यवस्था अवनवीकरण, ऑप्शन सी दिया गया अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवनवीकरण, ऑप्शन डी दिया गया था कि दंड आज्ञा पालन अवनवीकरण। तो देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। देखिए, फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए। कैसा ईमानदार होना चाहिए? क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। क्या करेंगे? गर्व करेंगे। तो फातिमा कोहल वर्ग के नैतिक चरण में चिंतन के किस चरण में है? देखिए, यहाँ कोई बात सामाजिक अनुबंधन की इस क्वेश्चन में बात हो रही नहीं हो रही, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिया गया कानून व्यवस्था अवनवीकरण। देखिए, क्वेश्चन में कोई कानून व्यवस्था की बात हो रही नहीं हो रही, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवनवीकरण, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यही कहा गया था ईमानदार होना चाहिए,
तो आपके माता पिता क्या करेंगे, आप पर गर्व करेंगे। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ये आपका सेकंड अवस्था में आता है, जो कि परंपरागत अवस्था। आपने देखा होगा जब 10 से 13 वर्ष की उम्र में लड़का या लड़की होती है, तो उससे काम करवाने के लिए या कोई भी कार्य करवाने के लिए, तो उससे आप ये बोलिए कि बहुत शाबाशी वगैरह आप दीजिए काम करने के लिए, बेटा ये काम कर दीजिए तो आपको ये देंगे, तो फिर बच्चा बहुत ही उत्साहित हो जाता है। और उससे बोलो बेटा आप बहुत अच्छे हो, तो बहुत ही बच्चा क्या प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया गया था दंड आज्ञा पालन अवनिग्रह। देखिए क्वेश्चन में कोई दंड आज्ञा पालन की कोई बात हो रही नहीं हो रही है, तो इसलिए आपका रॉन्ग ऑप्शन ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया गया है सूजा। सूजा को पूरा यकीन है कि वह गणित की आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह ही असफल होगी। सूजा कोई लड़की है, वो सोच रही है कि मैं जैसे पहले असफल हो गई थी गणित में, सेम आगे आने वाली परीक्षा में भी असफल हो जाऊंगी। ठीक, इसके बाद दिया गया कि इसलिए उसने उस विषय में क्या किया, मेहनत करना ही छोड़ दिया है। इसके बाद उसकी शिक्षिका को उससे मंद अपेक्षाएं ही हैं। शिक्षिका को क्या है, मंद अपेक्षाएं उस लड़की से सोच रही है शिक्षिका भी। इसके बाद दिया गया इससे आप सूजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं। ऑप्शन ए दिया गया वह आलसी है और बहाने बनाती रहती है। ऑप्शन बी दिया गया है अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है। ऑप्शन सी दिया गया वह पलायनवादी प्रवृत्ति की है। ऑप्शन डी दिया गया वह एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाली विद्यार्थी है। देखिए क्वेश्चन के अनुसार आप देखेंगे, देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि सूजा कोई लड़की है, वो ये सोच रही है कि मैं जैसे पहले फेल हो गई थी गणित में, सेम वैसे ही आगे आने वाली परीक्षा में भी फेल हो जाऊंगी। तो सूजा क्या अच्छा कोई निर्णय ले रही है, एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने के बाद विद्यार्थी है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। विवेकपूर्ण निर्णय तो नहीं ले रही है। इसके बाद देखिए वह पलायनवादी प्रवृत्ति की है। पलायनवादी क्या होता है, किसी का हनन करना, उसको कहते हैं पलायनवादी। तो क्वेश्चन में देखिए पलायनवादी या हनन की बात कोई नहीं हो रही है। ठीक है, इसके बाद देखिए अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है। सूजा क्या कर रही है, अधिगम में असाध्यता, मतलब पहले से ही उसने अपनी मेंटली थिंकिंग बना ली है कि मैं पहले की तरह ही फिर एग्जाम में फेल हो जाऊंगी गणित में, इसलिए उसने क्या किया, गणित में मेहनत ही करना छोड़ दिया। तो देखिए कोई भी बच्चा हो उस पहले से ही धारणा बना ली है, तो उसको कोई सफल नहीं करा सकता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा बी होगा, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया वह आलसी है और बहाने बनाती रहती है, ये भी ये नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है। ऑप्शन ए दिया गया है मानसिक मंदित। ऑप्शन बी दिया गया है बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति। ऑप्शन सी दिया गया है मानसिक विकलांग। ऑप्शन डी दिया गया है व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता। देखिए दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016, जो ये काफी अभी पहले क्या होता था, जब 2016 से पहले की बात करें तो इसको क्या कहते थे, दिव्यांगता जन को तो विकलांग कहते थे। विकलांग एक ऐसा वर्ड है, एक अच्छा वर्ड नहीं लगता है, जिस वजह से सरकार ने क्या किया, दिव्यांगता जन रख दिया। ठीक है, विकलांग को यदि आप किसी से कहो कि बुद्धू ऐसे कोई शब्द बोलो तो ये अच्छे वर्ड नहीं लगते हैं। देखिए दिया गया था मानसिक मंदित। ठीक, मानसिक मंदित कोई अच्छा वर्ड नहीं है, इसलिए आपका ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद दिया गया बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति। बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति 2016 के अनुसार विकलांग शब्द को हटा दिया गया। इसके बाद देखिए मानसिक विकलांग, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, इसके बाद लास्ट में देखिए जिसे व्यक्ति बौद्धिक अक्षमता यानी डिसऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डिसऑर्डर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, दिव्यांगता अधिकार अधिनियम
2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का जो एक उचित तरीका है तो क्या है, व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता कह सकते हैं। क्या कहेंगे? बौद्धिक अक्षमता। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है। निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी का चिंतन नहीं है। ऑप्शन देखिए, ए दिया गया है विश्लेषण, ऑप्शन बी दिया गया है निरूपण, ऑप्शन सी दिया गया है रचना, ऑप्शन डी दिया गया है प्रत्यास्मरण। देखिए बौद्धिक चिंतन कौन सा उच्च श्रेणी का नहीं है। यदि हम लोग विश्लेषण की बात करेंगे, विश्लेषण आप लोगों को पता होगा, विश्लेषण में क्या होता है, कुछ छोटी छोटी समस्याओं या कोई भी समस्या है उसको छोटे छोटे पार्ट हिस्सों में बांट कर सॉल्व करें, इसे कहते हैं विश्लेषण। तो इसमें तो आपकी चिंतन की आवश्यकता पड़ेगी, पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? ठीक है, विश्लेषण में पड़ेगी। इसके बाद निरूपण, निरूपण को कह सकते हैं मूल्यांकन। क्या कह सकते हैं? मूल्यांकन। इसके बाद देखिए मूल्यांकन करेंगे तो उसमें चिंतन की आवश्यकता होगी या नहीं होगी? मूल्यांकन करने में भी चिंतन की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखिए रचना, रचना करने में तो सबसे ज्यादा चिंतन की आवश्यकता होगी, तो इसलिए ये भी आपका सही होगा। तो आपका राइट आंसर जो बनेगा प्रत्यास्मरण बनेगा। प्रत्यास्मरण मतलब लर्निंग, रोटेट लर्निंग कहें, ठीक है, याद करना। तो याद करने में कोई ज्यादा चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि यदि देखिए आपकी गर्लफ्रेंड है, उसका यदि नंबर आप भूल जाते हैं सपोज करिए, तो क्या याद करने के लिए क्या उसमें चिंतन बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा? नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसलिए राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपसे यही पूछा गया कौन सा उच्च कौशल का चिंतन नहीं है। नहीं है पर बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपके तीनों ही सही हैं और ये आपका नहीं है पूछा गया, तो इसलिए राइट आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन डी प्रत्यास्मरण यानी याद करना, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। दिया गया है कि एक बेकरी ग्राहकों को प्रत्येक 6 पेस्ट्री खरीद के बाद मुफ्त में एक पेस्ट्री देती है। यह किस प्रकार की सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम का उदाहरण है? सुदृढ़ीकरण इसको कह सकते हैं, सुदृढ़ीकरण को क्या कहेंगे? पुनर्वलन भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए दिया गया निश्चित अंतराल, ऑप्शन बी दिया गया है निश्चित अनुपात, ऑप्शन सी दिया गया परिवर्तनीय अंतराल, ऑप्शन डी दिया गया है परिवर्तनशील अनुपात। एक बेकरी ग्राहकों को क्या करती है? 6 पेस्ट्री पर क्या करती है? 6 पेस्ट्री खरीदो तो एक मुफ्त में पेस्ट्री मिलती है। इसके बाद यदि आप 12 खरीद लेंगे तो कितनी पेस्ट्री फ्री में मिल जाएंगी? 2। यदि आप 18 खरीदेंगे तो आपको 3 पेस्ट्री मुफ्त में मिलेंगी। अब आप लोगों ने इस क्वेश्चन में जज किया होगा क्या हो रहा है इसमें। देखिए एक निश्चित अनुपात की बात हो रही या नहीं हो रही? निश्चित अनुपात की बात हो रही कि 6 खरीदो तो 1 मुफ्त, 12 खरीदो तो 2 मुफ्त, 18 खरीदो तो 3 मुफ्त। देखिए एक निश्चित अनुपात की बात हो रही है। तो राइट आंसर आपका बनेगा जो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, निश्चित अनुपात। निश्चित अंतराल की बात करें तो निश्चित अंतराल क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं, यदि उनको जैसे कक्षा 5 पास करें तो उनसे कहो कि मैं बेटा ये कक्षा 5 पास कर लो तो आपको एक साइकिल दूंगा। इसके बाद बच्चा बड़ा होता है, उसको हाई स्कूल में जाता है यानी 10th में जाता है, तो उससे कहो बेटा हाई स्कूल पास कर लो तो मैं आपको एक बाइक दूंगा। ठीक, इसके बाद बच्चा जब बीएससी में जाता है तो बीएससी के लिए जो पिताजी होते हैं कहते हैं कि बेटा बीएससी पास कर लो तो आपको एक कार दूंगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा, निश्चित अंतराल की बात हो रही या नहीं हो रही? निश्चित अंतराल, एक निश्चित समय पर एक मतलब पुनर्बलन दिया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक बच्चे के अपने भाई को मारने के बाद उसके खिलौने को भी छीन लेना,
एक उदाहरण कैसा है? देखिए, एक बच्चे को अपने भाई को मारने के बाद उसके खिलौने को भी छीन लिया गया है। ये कौन-सा उदाहरण है? देखिए, आप लोगों ने यदि सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो देखा होगा स्किनर को, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। स्किनर 2 पुनर्बलन की बात करते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। कौन-कौन से 2? एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन जो है स्किनर से ही लिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया, स्किनर का मानना है जहां फायदा हो जाए मतलब सकारात्मक रहा और जहां फायदा ना हो वहां नकारात्मक हुआ। ठीक, तो एक बच्चे को अपने भाई को मारने के बाद भी उससे खिलौना छीन लिया गया। ठीक, तो ये आपका क्या रहा? निगेटिव रहा, यानी नकारात्मक सज्जा रहा, नकारात्मक पुनर्वलन कहें। सकारात्मक क्या होता है? यदि आपको मारा जी, जैसे ये बच्चे को मारा गया, बाद में खिलौना ना छीना जाता तो सकारात्मक पुनर्वलन आ जाता। ठीक है, और उससे छीन भी लिया गया, खिलौना भी छीना गया, तो इसका राइट आंसर बनेगा नकारात्मक। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक बच्चे ने मानसिक विचार बना लिया है कि सभी जीव जिनके पंख हैं। एक बच्चे ने मानसिक विचार बनाया है कि सभी जीव जिनके पंख हैं वो क्या कर सकते हैं? उड़ सकते हैं, वे पक्षी हैं। इसके बाद तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी ही कहा। देखिए, बच्चा अंतर नहीं कर पा रहा। यदि बच्चा अंतर नहीं कर पा रहा है तो क्या होता है? समावेशन होता है। यदि बच्चा अंतर कर लेता है तो क्या होता है? समायोजन होता है। ठीक है, इस स्थिति में ज्ञान निर्माण इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? कहीं भी आपने यदि देखा होगा कोई बच्चा यदि अंतर नहीं कर पाए तो आप समझ जाइए वहां क्या है? समावेशन है। यदि बच्चा अंतर कर ले कि ये फला चीज है, ये फला चीज है, तो क्या है? तो वो समायोजन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? ए। यदि बच्चा यही अंतर कर लेता तो आंसर होता आपका समायोजन। कौन सा? समायोजन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा जो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया जन्मोत्तर जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है। देखिए, आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, जन्मोत्तर जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था क्या है? दूसरी पूछी गई है। आप लोग क्या करेंगे? सीटेट में जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, आप लोग यहीं तक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर लगा देंगे शेष अवस्था, जो कि 1 नंबर आपका कम कर देगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना होगा। दूसरी प्रमुख अवस्था पूछी गई, पहली तो शैशवावस्था हो जाएगी, लेकिन जो दूसरी होगी वो होगी बाल्यावस्था। कौन सी होगी? बाल्यावस्था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए आज के जो क्वेश्चन है आप लोगों को कैसे लगे हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और डेली क्लासेस से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक, और आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।